प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है और मैं विश्वजीत तिवारी आप लोगों को इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से पिछले एक साल का करंट अफेयर प्लस उसके साथ साथ इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग और साथ में आपको इलिमिनेशन टेक्निक कि आपको क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे इलिमिनेट करना है, ऑप्शंस को इलिमिनेट करके कम जानकारी के बावजूद कैसे सही आंसर प्राप्त करना है, ये बताता हूं। तो आइए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। आज देखिए सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान करके चलिएगा। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम MTCR वाज एस्टेब्लिश्ड बाय G20 कंट्रीज। कह रहा है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम MTCR G20 देशों द्वारा स्थापित किया गया था। तो अब जैसे ही G20 दिखा तुरंत क्या करेंगे? घेर देंगे, क्योंकि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। MTCR का ध्यान सामूहिक विनाश के सभी हथियारों के लिए मानव रहित हवाई वाहनों के अप्रसार पर केंद्रित है। अर्थात MTCR का क्या कार्य है कि इसका फोकस होता है कि नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अर्थात वैसे हथियार जो मानव उसमें बैठ करके आसमान से नहीं चलाए, वैसे हथियारों के क्या करना है इसको? फॉर ऑल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ऐसे हथियार जो कि मास डिस्ट्रक्शन बड़े स्तर पर सामूहिक विनाश कर सकते हैं, उनके प्रसार को रोकना है। तीसरा, यह कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि नहीं है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि नहीं है, तो नहीं को घेर दिया। यह देशों के बीच एक अनौपचारिक, तो पहला कि अनौपचारिक है और स्वैच्छिक है, स्वैच्छिक साझेदारी है। चौथा, भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था का संस्थापक सदस्य है। सदस्य तो है, लेकिन सदस्य होने के साथ एक शब्द जोड़ दिया गया, संस्थापक। तो जैसे जैसे ये की पॉइंट्स जैसे ही दिखे, आप अपने ऑप्शन में उनको की पॉइंट को जब घेरने की आदत डाल लेंगे तो आपके ऑप्शन अपने आप, आपके आंसर अपने आप सही होने लगेंगे। अब आइए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब हम जानते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए इसको समझ लेते हैं कि यह है क्या। देखिए, MTCR की स्थापना अप्रैल 1987 में G7 देशों, तो G7 देश जैसे ही आया, यहां पर ये पहला ऑप्शन क्या हो गया कि यह G20 देशों द्वारा स्थापित किया गया था, क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसी तरीके से आपको जहां जहां मैंने घेरा है वहां पर थोड़ा रुकने के लिए घेरा है, तो आपको देखते रहना। तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आपके साथ काम आ गया कि G7 देश, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली और जापान। तो आपको G7 देशों के नाम जरूर याद कर लेने हैं। जैसे देखिए, कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें कि 20-25 से अधिक देश होने लगे, उनका नाम तो याद नहीं करना है, लेकिन जो प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें कि 5, 6, 7, 10 देश हो, उनके बारे में उनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो G7 के बारे में अब आपका होम टास्क रहा कि G7 आपको याद करने हैं। अगला है कि 1992 में शासन का ध्यान, अर्थात इस राजनीतिक का ध्यान विनाश के सभी प्रकार के हथियारों, यानी कि परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों की डिलीवरी के लिए मिसाइलों के प्रसार पर बढ़ा। मतलब 1992 के आसपास दुनिया के सब देशों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि अगर ये बड़े स्तर पर जो मानव सभ्यता को क्षति पहुंचाने वाले हथियार हैं, उनका अप्रसार को रोका जाना चाहिए। फिर है कि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि नहीं है। देखिए, कोई भी जो इंटरनेशनल संधि होती है वो लीगली बाइंड बहुत कम ही होती है, क्योंकि अब बहुत सारे देश हैं, तब उसका अगर लीगली बाइंड होगा तो लोग उसको सपोर्ट ही नहीं करेंगे।
बाध्यकारी नहीं होती हैं। बहुत सारी जो वैश्विक संधियां होती है वो बृहद स्तर पर स्वैच्छिक ही होती है। तो यह भी क्या है, बाध्यकारी संधि नहीं है। 300 और इसमें रेंज क्या दिया गया है कि 300 किलोमीटर से अधिक के लिए अगर 500 किलो से अधिक पेलोड ले जाने में अगर कोई आपका हथियार सक्षम है, जैसे मिसाइल हो या फिर मानव रहित हवाई वाहन, तो उसके प्रसार को रोकने के लिए देशों के बीच एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक संधि है, स्वैच्छिक साझेदारी है, संधि नहीं है। अब आप लोगों ने सुना होगा ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ब्रह्मोस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज, जब ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रशिया ने मिलकर के एक हाइपरसोनिक ये क्रूज मिसाइल बनाया था, बहुत ही घातक मारक क्षमता थी, लेकिन इसकी मारक क्षमता जो दूरी थी उसको रखा गया 290 किलोमीटर। क्यों रखा गया? क्योंकि उस समय भारत एमटीसीआर का मेंबर नहीं बना था और इस एग्रीमेंट का प्रोविजन है कि अगर कोई देश जो कि एमटीसीआर का मेंबर नहीं है वह 300 से अधिक किलोमीटर की मारक क्षमता वाला कोई भी वैसा हथियार जो मास डिस्ट्रक्शन का है वो नहीं बनाएगा। तो इसीलिए भारत, जब ब्रह्मोस भारत के साथ रशिया बना रहा था तो उसकी मारक क्षमता जो दूरी रखी गई थी वो 290 रखी गई थी। हालांकि बाद में जब भारत इसका मेंबर बना तो फिर उसकी दूरी को अब बढ़ा करके 500 किलोमीटर के आसपास कर दिया गया है। अब आइए, इस प्रकार सदस्यों को, गैर सदस्यों को एमटीसीआर द्वारा नियंत्रित ऐसी मिसाइलें और यूएवी प्रणालियों की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। अर्थात अगर कोई देश जो एमटीसीआर प्रणाली का मेंबर है वह किसी भी इस एमटीसीआर प्रणाली से सदस्य देश नहीं है अगर, तो उसको वैसा कोई भी हथियार सप्लाई नहीं करेगा जो 300 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता रखता हो। निर्णय सभी सदस्यों द्वारा सहमति से लिए जाते हैं। तो सभी सदस्यों द्वारा सहमति से लिए जाते हैं, अर्थात यहां निर्णय बहुमत से नहीं होता है, यहां निर्णय सर्वमत से लिया जाता है। ठीक है। और भारत इस मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में 2016 में 35वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है। तो अब फिर पुनः वापस प्रश्न पे आ जाते हैं। तो पहला तो गलत हो गया था, एमटीसीआर का ध्यान सामूहिक विनाश, मास डिस्ट्रक्शन के लिए तो था ही। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि नहीं है, सही था, बाध्यकारी संधि नहीं है। यह अनौपचारिक है, स्वैच्छिक साझेदारी है, अपनी इच्छा से ही इसके मेंबर बनने हैं आपको। और भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था का संस्थापक सदस्य है। तो यह गलत है क्योंकि भारत कब बनाया था इसका मेंबर? 2016 में। पहला ऑप्शन जैसे ही गलत हुआ, देखिए आपका सीधे आंसर निकल गया। 2 और 3 अर्थात 4 भी गलत है। अब आपको जो कि मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये है मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, अर्थात दुनिया में वैसे रिजीम जो कि दुनिया में हथियारों के निर्यात से संबंधित होते हैं। दुनिया में ऐसे 4 ऐसी सहमतियां हैं जो कि ऐसे 4 रिजीम हैं जो कि हथियारों के निर्यात से संबंधित है। इन चारों के नाम कौन कौन से हैं? वासेनार अरेंजमेंट, ये क्या काम करता है कि अगर कोई भी टेक्नोलॉजी जो कि हथियार के रूप में यूज की जा सकती है तो उसके निर्यात को रोक लगाता है। दूसरा है एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये काफी चर्चा में रहता है क्योंकि भारत इसका मेंबर बनना चाहता है लेकिन चाइना बार बार भारत को इसका मेंबर बनने से रोकता है। तो एनएसजी क्या करता है? ये न्यूक्लियर और न्यूक्लियर रिलेटेड टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर पर रोक लगाता है। तीसरा है द ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ये क्या करता है भाई कि अगर कोई भी केमिकल और बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी है जिसका कि हथियार के तौर पर यूज किया जा सकता है उसके निर्यात को रोकता है। और चौथा है द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, एमटीसीआर, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे। ये क्या करता है कि अगर कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अर्थात बड़े स्तर पर बृहद सामूहिक विनाश करने वाले हथियार हैं उनके निर्यात को रोकता है। तो दुनिया में ये 4 ऐसी संधियां हैं जो हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाती है। अब यहां पर आपके लिए प्रश्न उठता है कि इन 4 में से, ध्यान दीजिएगा, ये जो 30 कंट्री है ये इन चारों की मेंबर है और इसमें आपको इंडिया नहीं दिखेगा।
तो इंडिया इस चारों ग्रुप का मेंबर अभी तक नहीं बना है। हालांकि इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है कि वह इन चारों का मेंबर बन जाए। भारत किस किस का मेंबर है? तो वासेनार अरेंजमेंट का भारत मेंबर है, अर्थात पहले का भारत मेंबर बन चुका है। दूसरे, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का भारत मेंबर बन चुका है और एमटीसीआर का मेंबर बन चुका है। लेकिन आज तक चाइना के दबाव के चलते भारत एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं बना हुआ है। अब आइए नीचे आते हैं, इधर देखिए, ये 13 देश हैं जो कि एटलीस्ट 3 ग्रुप के मेंबर हैं। इसमें देखिए इंडिया भी है। इस 3 संधियों में से, इस 4 में से 3 संधियों का मेंबर वाले देश में इंडिया भी है। लेकिन इसमें देखिए कहीं भी आपको चाइना नहीं दिखेगा। चाइना न तो इस चारों में है और ना ही इस तीनों में है। अब नीचे आइए कि दिस फॉलोइंग 5 कंट्रीज एंड पॉलिटिकल एंटिटीज आर मेंबर ऑफ एटलीस्ट 1 कंट्री, 1 ग्रुप। अब 1 ग्रुप में आप देखिए इसमें चाइना है। तो चाइना इन चारों संधियों में से, चाइना इन चारों संधियों में से सिर्फ एक संधि का सदस्य है और वो संधि क्या नाम क्या है? एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। लेकिन इंडिया इसमें से 3 का मेंबर है लेकिन एनएसजी का नहीं है। इंडिया हार्डली बहुत कोशिश करता है एनएसजी का मेंबर बनने के लिए, लेकिन चाइना बार बार उसमें अटंगा लगाते रहता है। अब आइए इधर आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन देखा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप लोगों के लिए टास्क है कि उन चारों संधियों को, चूंकि यूपीएससी ने बार बार पूछा है, इसलिए उन चारों संधियों को आपको पूरे बढ़िया से तैयार कर लेने हैं कि वैसी चारों संधियां जो कि हथियारों के निर्यात से जुड़ी हैं वो कौन कौन सी हैं, इंडिया और चाइना किस किस के मेंबर हैं और उनके क्या क्या विशेषताएं हैं, ये जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि 15वें वित्त आयोग द्वारा धन के क्षैतिज विचलन के लिए निम्नलिखित में से किस मानदंड का चयन किया गया है? अब यहां शब्द है क्षैतिज विचलन। धन के क्षैतिज विचलन और ऊर्ध्वाधर विचलन। क्षैतिज का मतलब होता है ऐसे और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऐसे। अब यहां पर ध्यान ये रखना है कि धन केंद्र सरकार के पास होती है, केंद्र सरकार के पास जो टैक्स है वह टैक्स 1 2 3 4 5 6 मतलब ये सभी स्टेट्स हैं। ठीक है, इन सभी स्टेट्स के बीच में, अर्थात ऐसे अगर धन का बंटवारा हो रहा है कि एक राज्य दूसरे राज्य में कितना धन, किस राज्य को कितना धन मिलेगा, यह जो बंटवारा हो रहा है इसको कहा जाता है क्षैतिज। और एक दूसरा बंटवारा होता है जिसमें यहां पर सेंटर होता है और नीचे स्टेट्स होते हैं। तो केंद्र और राज्य के बीच में करों का जो बंटवारा हुआ यह क्या हो गया? ये ऊर्ध्वाधर हो गया। ठीक है, और जो राज्यों के बीच में धन का जो बंटवारा होता है वो क्षैतिज होता है। तो वित्त आयोग जो सलाह दे रहा है, अब ये प्रश्न कर रहा है क्षैतिज विचलन पर, ऊर्ध्वाधर के बारे में बात नहीं कर रहा है, वित्त आयोग दोनों के बारे में सुझाव देता है। तो किन मानदंडों का चयन किया गया है? अब ये कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग ने बहुत सारे मानदंड अपनाए हैं राज्यों के बीच में धन के वितरण के लिए। अब वो कौन कौन से मानदंड इसमें शामिल है, आइए इस मानदंड को समझते हैं। 15वें वित्त आयोग है ये, इनके सिंह कमेटी है 15वें वित्त आयोग की। अब देखिए यहां पर 15वां फाइनेंस कमीशन और 14वें फाइनेंस कमीशन, इन दोनों में कुछ अंतर रहे हैं। अब आपके लिए टास्क है ये आपको बताना है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो मैंने बता दिया, इनके सिंह थे। अब दोनों में अंतर क्या है? 15वें वित्त आयोग में देखिए आय में अंतर, आय दूरी, यह एक मानदंड है। 15वें वित्त आयोग में आय में अंतर के लिए धन का शेयर का परसेंटेज कितना रखा गया है? 45%। क्षेत्र अर्थात उसका एरिया राज्य का कितना बड़ा है उस आधार पर राज्य को कितना पैसा मिलेगा? 15% पैसा। फिर जनसंख्या, 1971 में जनसंख्या कितनी थी? यह पैमाना 15वें वित्त आयोग में समाप्त हो गया, लेकिन यह 14वें वित्त आयोग में यह पैमाना था। तो प्रश्न यह बन सकता है कि 14वें वित्त आयोग में वैसे कौन कौन से पैमाने थे जो 15वें वित्त आयोग में शामिल नहीं है, और
15वें वित्त आयोग में ऐसे कौन कौन से पैमाने हैं जो 14वें वित्त आयोग में शामिल नहीं थे। तो देखिए 14वें वित्त आयोग में कौन कौन से पैमाने शामिल नहीं थे 15वें में, वो देख लेते हैं पहले। तो ये और एक दूसरा है वन आवरण। वन आवरण 14वें वित्त आयोग में शामिल था, लेकिन 15वें वित्त आयोग में वन आवरण का कोई कंसेप्ट नहीं है, बल्कि वन आवरण को विस्तृत कर दिया गया है वन और पारिस्थितिकी के रूप में। तो वन और पारिस्थितिकी 14वें में नहीं है, लेकिन ये 15वें में 10% है। तो इस तरीके से मानदंड कौन कौन से हैं, तो पहला हो गया आय में अंतर, दूसरा हो गया क्षेत्र, तीसरे में जनसंख्या जो कि 1971 वाला था, ये समाप्त करके अब क्या कर दिया गया, जनसंख्या 2011। फिर 15वें में वन आवरण हटा दिया गया, जनसांख्यिकी प्रदर्शन है, वन और पारिस्थितिकी है, कर और वित्तीय प्रयास है, अर्थात कुल 5 पैमाने हैं 15वें में, सॉरी 6 पैमाने। कौन सा एक बाकी रह गया, जनसंख्या 2011, हाँ ठीक है। तो 6 पैमाने कौन कौन से हैं, आय में अंतर, दूसरा क्षेत्र, तीसरा जनसंख्या 2011 के आधार पर, चौथा जनसांख्यिकीय प्रदर्शन। जनसांख्यिकीय प्रदर्शन से तात्पर्य है कि वैसे सभी राज्य जिन्होंने 1971 के बाद अपनी जनसंख्या में कमी की है, उनको उनकी कमी के लिए, उनके कमी के प्रयास के लिए कुछ उपहार, कुछ पारितोषिक, कुछ इनाम दिया जाए। तो वो इनाम कितना दिया गया है जनसांख्यिकीय प्रदर्शन के लिए, 12.5% धन का बंटवारा जनसांख्यिकीय प्रदर्शन के आधार पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आय के दूरी, क्षेत्र, जनसंख्या 2011, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन, वन और पारिस्थितिकी, और कर और वित्तीय प्रयास, अर्थात कौन सा राज्य टैक्स कलेक्शन में बेहतर प्रयास कर रहा है, उसके लिए भी धन का बंटवारा उस आधार पर भी होगा और 2.5% शेयर उस आधार पर दिया जाएगा उसे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पैमाने हैं। अब आइए प्रश्न पे आते हैं। तो जनसांख्यिकीय प्रदर्शन है 15वें में है, 14वें में नहीं था, ये ध्यान रखना है। जनसंख्या और क्षेत्र ये दोनों हैं, बिल्कुल। वन और पारिस्थितिकी ये 15वें में है, 14वें में नहीं था, 14वें में सिर्फ वन था। जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के प्रयास, जलवायु परिवर्तन के रोकथाम के प्रयास, ऐसा कोई भी पैमाना न तो 14वें में था और न ही 15वें में है, तो ये नहीं है। कर और राजकोषीय प्रयास, कर वसूली, अगर कोई राज्य बेहतर कर वसूली कर रहा है तो उसके लिए भी 2.5% दिया गया है 15वें में, तो 15वें में है, 14वें में नहीं था। आय में अंतर, अब यहां पे देख लीजिए, आय में अंतर कहीं दिख रही है, कहीं नहीं है। आय में अंतर, आय दूरी, तो सबसे पहला ही है आय दूरी। ठीक है, आइए, तो आय में अंतर भी है। तो इस तरीके से कौन ऑप्शन कट गया, चौथा। जैसे ही आपने चौथा को काटा, ये और ये दोनों गायब हो गए। अब बच कौन रहा है, 1 2 3, 3 नंबर ऑप्शन वन और पारिस्थितिकी 15वें में थे, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए, अब ये प्रश्न चूंकि पिछले साल काफी ऐसी चर्चाएं रही हैं, इस साल भी ऐसी चर्चा रही है, जीरो एफआईआर। बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं जिसमें जीरो एफआईआर चर्चा में रहा है, तो जो भी चर्चा में रहने वाले मुद्दे हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो जीरो एफआईआर क्या है, अक्सर चूंकि न्यूज में रहता है तो आपको पता होना चाहिए। आइए प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीरो एफआईआर का सबसे अच्छा वर्णन करता है, सबसे अच्छा वर्णन, अर्थात इनमें से हो सकता है कि चारों के चारों सही हो, लेकिन सबसे बेहतर तरीके से जीरो एफआईआर को कौन एक्सप्लेन कर रहा है, प्रश्न वह डिमांड कर रहा है। ठीक है, क्या है, यह किसी अपराध या कथित घटना के 1 घंटे के भीतर, अब यहां टाइम लगा दिया, 1 घंटे के भीतर दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट है। तो क्या यही जीरो एफआईआर है, पता होना चाहिए। दूसरा है, यह एक प्राथमिकी है जो उस क्षेत्र के बावजूद दर्ज की जाती है जहां अपराध किया गया है। उस क्षेत्र के बावजूद, अर्थात जहां अपराध हुआ है उस क्षेत्र से बाहर अगर प्राथमिकी दर्ज की गई तो उसे जीरो एफआईआर कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है। तीसरा कह रहा है, संवैधानिक पद धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी। अब कोई भी संवैधानिक पोस्ट पे है, उसके खिलाफ अगर कोई प्राथमिकी दर्ज की गई तो उसे जीरो एफआईआर कहा जाता है, ऐसा
तीसरा ऑप्शन कह रहा है। चौथा ऑप्शन कह रहा है यह पुलिस अधीक्षक से ऊपर के रैंक के अधिकारी द्वारा सीधे दर्ज की गई प्राथमिकी है। अर्थात पुलिस अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, आईपीएस अधिकारी जो कि जिले के कप्तान होते हैं, उनसे ऊपर के अगर किसी अधिकारी ने एफआईआर दर्ज किया तो ये उनके द्वारा। अब यहां पर ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप समझदार हैं तो खुद से इलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो पहला तो ये सोचिए कि क्या सुपरिटेंडेंट, एसपी के ऊपर के अधिकारी सीधे सीधे एफआईआर दर्ज करवाते हैं? सामान्य मामलों में तो ऐसा नहीं सुना गया है, तो ये ऑप्शन तो सीधे सीधे कट जाएगा। एफआईआर, जीरो एफआईआर है तो संवैधानिक पद से इसका क्या लेना देना है? यह भी एलिमिनेट हो सकता है समझदारी से, तो संवैधानिक पद धारण करने वाला व्यक्ति भी गायब हो गया। अब बचा पहला और दूसरा। अब आइए इसको समझ लेते हैं। एक एफआईआर के विपरीत जो क्षेत्राधिकार द्वारा प्रतिबंधित होता है, अर्थात अगर किसी क्षेत्र में कोई अपराध हुआ, जैसे आपने बहुत बार ऐसा फिल्मों में देखा होगा या रियल अनुभव भी किया होगा कि जहां कोई केस होता है उस क्षेत्र की पुलिस आकर के ही वह केस दर्ज करती है, दूसरे क्षेत्र की पुलिस वहां केस दर्ज नहीं करती है। ऐसे बहुत सारे ऐसे झगड़े हुए हैं जहां पर दो जिलों की या दो राज्यों का जो बाउंड्री लाइन है, वहां पर एक राज्य की पुलिस ने केस दर्ज करने से मना कर दिया, या एक जिले की पुलिस ने केस दर्ज करने से मना कर दिया, या किसी एक थाने की पुलिस ने केस दर्ज करने से मना कर दिया, ऐसा होता है। तो ये एफआईआर में होता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि यह जीरो एफआईआर क्या करता है कि किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, भले ही अपराध उस विशेष पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में किया गया हो या नहीं। अर्थात अगर किसी क्षेत्र से बाहर का कोई अपराध हुआ हो और दूसरे क्षेत्र में उसके बारे में एफआईआर लिखवाई जा रही हो, तो ऐसे एफआईआर को क्या कहा जाता है? जीरो एफआईआर। ठीक है, अर्थात उस क्षेत्र में वो केस नहीं हुआ है, उस क्षेत्र में केस जीरो है, लेकिन फिर भी वहां एफआईआर दर्ज कराई गई है किसी बाहर के केस के लिए, तो ये जीरो एफआईआर होता है। जबकि एफआईआर में उन्हें सीरियल नंबर दिए गए हैं, शून्य एफआईआर का नंबर जीरो दिया गया है। अब यहां ध्यान रखना है कि जब आपका केस दर्ज होता है तो आपको एक केस नंबर मिलता है, लेकिन जब शून्य एफआईआर दर्ज होता है, अर्थात एक जिले से बाहर का एफआईआर दर्ज होता है, तो वहां पर आपका सीरियल नंबर नहीं दिया जाता है, बल्कि वहां पर आपको जीरो लिख दिया जाता है। इसी के कारण उसका नाम शून्य एफआईआर है। तो हम समझ गए कि शून्य एफआईआर क्या है, तो किसी एक क्षेत्र से बाहर कोई अपराध हुए हैं और उसका मुकदमा किसी दूसरे क्षेत्र में लिखा गया है, एफआईआर सॉरी किसी और क्षेत्र में लिखा गया है, तो उसे कहते हैं शून्य एफआईआर। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब सहकारी समिति, यह देश में चर्चा में रहने वाली सर्वकालिक प्रश्न है, क्योंकि सहकारिता अभी एक आंदोलन के तौर पर उभर रहा है। प्रारंभ से ही, आजादी के बाद से ही सहकारी आंदोलन बहुत तेज गति से आगे बढ़ा है। हालांकि अभी भी जितना इसको सफल होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। आपके लिए क्वेश्चन बताता हूं, भारत में सहकारिता की शुरुआत करने वाले गवर्नर जनरल का नाम बताइए। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, अब आता है कि सहकारी समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सहकारी बैंकों के बैंकिंग कार्यों को सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा विनियमित किया जाता है। कौन सहकारी बैंकों के कार्य को मैनेज कौन करता है? तो एक रजिस्ट्रार होता है, वो मैनेज करता है। सेकंड है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो अब आपके लिए एक होमवर्क ये भी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल है, यह होमवर्क है। तीसरा ऑप्शन, कि सहकारी समिति अधिनियम 1912 एक केंद्रीय अधिनियम है, हालांकि सहकारी समिति राज्य का विषय है। अब आपको पता होना चाहिए कि सहकारी समिति पर एक्ट, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि सहकारी समिति पर एक्ट कौन बनाया है? केंद्र। जबकि सहकारी समिति विषय किस सूची का है? तो राज्य सूची का है। तो अब इन तीनों में से कौन सा कथन सही है? अब आपको पता होना चाहिए कि सहकारी समिति पर जो 97वां संविधान संशोधन हुआ था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसके कुछ भाग को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसके रूलिंग को कुछ भाग को रद्द कर दिया था, इसलिए ये काफी चर्चा में रहता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि केंद्र ने 1-2 साल पहले ही
केंद्र ने एक नया मंत्रिमंडल का गठन किया। उस मंत्रिमंडल का नाम था सहकारी मंत्रालय। और सहकारिता मंत्रालय के अभी प्रभार किसके पास है? जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी है, उनके पास सहकारिता मंत्रालय का भी प्रभार दिया गया है। तो इसीलिए यह बहुत ही चर्चा में आया विषय है। आइए इसको जानते हैं। राज्य स्तर पर संबंधित राज्यों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार सहकारी बैंकों पर नियंत्रण रखते हैं। अर्थात राज्य स्तर पर संबंधित राज्यों के जो सहकारी समितियां हैं, उनके जो रजिस्ट्रार होते हैं, वही सहकारी बैंकों पर कंट्रोल रखते हैं। हालांकि सहकारी बैंकों के बैंकिंग कार्यों को आरबीआई द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, अब ये पता होना चाहिए आपको कि आरबीआई का जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, इस एक्ट के तहत किन किन बैंकों को रेगुलेट किया जाता है, ये आपका होमवर्क रहा। ठीक है, तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत विनियमित किया जाता है। अर्थात सहकारी बैंकों को दो संस्थाएं रेगुलेट करती हैं। पहला तो एक स्टेट गवर्नमेंट का रजिस्ट्रार और दूसरा आरबीआई। ठीक है, एक सहकारी समिति सामान्य आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संघ है। सहकारी समिति क्या है? एक स्वैच्छिक संघ है जो कि सभी लोग मिल करके कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे को कोऑपरेट करके आपस में बैंक का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, जो सामान्य आर्थिक हित की उपलब्धि के लिए हाथ मिलाते हैं। अर्थात सभी मिलकर के हमेशा थोड़े थोड़े पैसे आपस में इकट्ठा करते हैं और हर महीने या फिर जैसे जैसे भी हो आपस में कोई रूल बना करके कि हम इतने महीने में ऐसे ऐसे पैसे जमा करेंगे और ये पैसे आपस में अगर जिसको जरूरत होगी उसको दे देंगे, फिर उससे इंटरेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सहकारी संस्थाएं काम करती हैं। इनका उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता और पारस्परिक सहायता के सिद्धांत। स्व सहायता मतलब अपनी सहायता, जो ग्रुप के मेंबर हैं उन्हीं की सहायता, और पारस्परिक सहायता अर्थात आपस में एक दूसरे का परस्पर सहयोग करना के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों के हितों की सेवा करना है। ठीक है, सहकारी समिति अधिनियम 1912, तो 1912 में सहकारी समिति अधिनियम पारित हुआ था। तो अब आपका टास्क ये रहा कि 1912 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, के प्रावधानों के अनुसार एक सहकारी समिति का गठन किया जा सकता है। यह एक केंद्रीय अधिनियम है, हालांकि सहकारी समितियां राज्य का विषय है। तो यहां पर संविधान की 7वीं अनुसूची में सहकारिता को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से सहकारी समिति के लिए एक जो एक्ट बनाया गया वह केंद्र ने बनाया है, और यह समिति बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया है 2011 के 97वां संविधान संशोधन के माध्यम से। तो 97th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं उसके माध्यम से सहकारिता को क्या कर दिया गया? मूल अधिकार में रख दिया गया है। अब आपके लिए एक और टास्क कि सहकारिता को मूल अधिकार के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है, ये आपको सर्च करके कमेंट में बताना है। ठीक है, आइए अब प्रश्न पे आते हैं। तो सहकारी बैंकों के बैंकिंग कार्यों को सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा विनियमित किया जाता है। ये तो सिंपल और सही स्टेटमेंट है। हम ये जानते हैं कि सहकारी समितियों को जो सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा विनियमित किया जाता है। थोड़ा सा समझ जाइएगा, बैंक कार्यों को सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा, ठीक है, जबकि सहकारी समितियों को रेगुलेट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट और आरबीआई। तो यहां सहकारी समिति के रजिस्ट्रार द्वारा नहीं बल्कि राज्य सरकार के रजिस्ट्रार द्वारा इसको विनियमित किया जाता है। दूसरा, 97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 के तहत सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो हमने पढ़ा था कि हाँ 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से 2011 में इसको क्या कर दिया गया है? फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। तीसरा है कि सहकारी समिति अधिनियम 1912 एक केंद्रीय अधिनियम है, हालांकि सहकारी समिति राज्य का विषय है। तो यह भी ध्यान ये रखना है कि 1912 में जो एक्ट पारित किया गया था वह केंद्रीय एक्ट था, लेकिन सहकारी समिति किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। तो इस तरीके से पहला अगर गलत हो गया तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया,
और दूसरा और तीसरा क्या हो गए, सही हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ठीक है, अब यहां पर जो मैंने बताए हैं वो आपको जरूर तैयार कर लेने हैं। आइए अब मैथ के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये मैप का क्वेश्चन है, ये वर्ल्ड मैपिंग से क्वेश्चन है और यह संभावित है क्योंकि इस क्षेत्र से अभी तक भारत से सटा हुआ क्षेत्र है और यूपीएससी ने रिसेंट में इस क्षेत्र से क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, लेकिन रिसेंट में इंडियन ओशन काफी चर्चा में है क्योंकि हम जानते ही हैं कि ये ग्लोबल ट्रेड रूट का एक बड़ा मेन सेंटर है, हब है, पूरे ऑयल इंडस्ट्री का व्यापार इसी रूट से होता है। तो ऐसे में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर बन जाता है क्वेश्चन पूछे जाने के लिए। हिंद महासागर में अवस्थित प्रमुख द्वीपों को उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें। अब आपको पता होना चाहिए पहले तो कि ये सभी आइलैंड्स क्या इंडियन ओशन में है, और दूसरा अगर ये इंडियन ओशन में है तो इनका क्रम क्या है, क्रम बताना है। पहला ऐसे ही है स्कोत्रा, मालदीव, लक्षद्वीप, कोको द्वीप। अब आइए मैं आपको सीधे मैप से दिखाता हूं। अगर ये आप लोगों को दिख रहा होगा तो देखिएगा, यहां पर देखिए इंडियन ओशन में ये लक्षद्वीप है इंडिया का, यहां देखिए ये मालदीव है, यहां देखिए गल्फ ऑफ अडन के पास, गल्फ ऑफ अडन अर्थात अदन की खाड़ी के पास, ध्यान से देखिएगा ये लाल सागर है, लाल सागर, और यहां पर है गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी। ये अदन की खाड़ी के पास यहां पर एक द्वीप है स्कोट्रा आइलैंड, स्कोत्रा द्वीप, और ये किस देश का द्वीप है, तो यहां पर देखिए जो यमन देश है उस यमन का ये स्कोत्रा आइलैंड है, यमन देश का द्वीप है। तो अब यहां से अरब सागर में दो खाड़ियां हैं, कौन कौन सी, पहला गल्फ ऑफ ओमान अर्थात ओमान की खाड़ी, और दूसरा है गल्फ ऑफ अदन अर्थात अदन की खाड़ी। अब आपको मैपिंग में तैयार करना है खुद से कि बाब अल मंडेब जल संधि और हरमुज स्ट्रेट ये दोनों कहां हैं, इनकी लोकेशन क्या है, ये आपको तैयार करना है। तो ये हो गया स्कोट्रा आइलैंड, यहां पे हो गया, ये लक्षद्वीप हो गया, ये मालदीव हो गया। यहां पे देखिए ये है चैगोस आर्कपिलागो, चैगोस द्वीप, और यह भारत का, ये भारत के जस्ट नीचे है, लेकिन इस पर ब्रिटिशर्स अंग्रेजों का कब्जा है, ये ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी है, ब्रिटिशर्स का यहां पे कब्जा है। यहां देखिए चैगोस के जस्ट वेस्ट में आपको दिख जाएगा सेशेल्स, सेशेल्स द्वीप काफी चर्चा में रहता है, फ्रांस का यहां पर मिलिट्री सैन्य अड्डा है तो इसलिए भी बहुत चर्चा में रहता है। उसके नीचे देखिए सेशेल्स के जस्ट नीचे यहां पर मॉरिशस है, मॉरिशस आपको दिख गया कि मॉरिशस सेशेल्स और चैगोस के जस्ट नीचे है। उसके बाद यहां पर मॉरिशस के भी जस्ट नीचे थोड़ा सा रियूनियन आइलैंड्स है, तो रियूनियन आइलैंड्स भी आपको बहुत चर्चा में रहने वाले हैं। ये सभी द्वीप मैं आपको हाईलाइट करते जा रहा हूं। इधर देखिए इंडियन ओशन के ईस्टर्न साइड में, हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र में यहां पर एक द्वीप है कोकोस आइलैंड, ध्यान रखिएगा कोको द्वीप नहीं कह रहा हूं, कोकोस आइलैंड, ठीक है। ये कोकोस आइलैंड किसका है, ऑस्ट्रेलिया का है, अर्थात सुमात्रा, जो इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है उसके जस्ट नीचे कोकोस आइलैंड है, और इधर अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, ठीक है। तो इतने प्रमुख आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन में जिनको कि आपको याद करने हैं, इनका लोकेशन देखना है, इनको ऊपर नीचे के क्रम में अवस्थित करना है। अब आइए इसको क्रम देख लेते हैं। तो अगर हम सबसे ऊपर के क्रम में देखना चाहें तो अंडमान निकोबार का जो नॉर्थ अंडमान है वह सबसे ऊपर दिखता है, तो नॉर्थ अंडमान एक में हो गया सबसे उत्तर में। दूसरा यहां देखिए लक्षद्वीप और स्कोट्रा द्वीप, स्कोट्रा द्वीप जो कि यमन का है, उससे ऊपर लक्षद्वीप का एक द्वीप है, क्योंकि लक्षद्वीप क्या है, लंबा उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ द्वीप है, तो लक्षद्वीप दूसरा में हो गया। तीसरा में हो गया स्कोत्रा द्वीप यमन का, चौथा में क्या हो गया, मालदीव, पांचवा में जब हम नीचे आते हैं
तो यहां ध्यान से देखिएगा, जो ब्रिटिश इंडियन ये जो चौगस आर्किपेलागो है, सेशेल्स के कुछ द्वीप इससे उत्तर की ओर आ जाते हैं। तो इस तरीके से पांचवा में है सेशेल्स आइलैंड, छठा में आ जाता है चैगोस आर्किपेलागो, सातवां में आपको आ जाएगा मॉरिशस, और आठवां में आ जाएगा रीयूनियन आइलैंड्स। तो इतने सारे द्वीप जो है, इन सब को आपको घर पे जाकर के अपने एटलस में बहुत बढ़िया से देखना है, या फिर इसको गूगल में मैप करके देख लेना है। यह बहुत ही संभावित क्वेश्चन है इस बार के 2023 के यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो सबसे ऊपर हो गया अंडमान निकोबार, उसके बाद लक्षद्वीप, तब स्कोट्रा, तब मालदीव, तब सेशेल्स, तब आर्किपेलागो, चैगोस, और तब उसके बाद मॉरिशस, और सबसे नीचे रीयूनियन आइलैंड्स। अब आइए प्रश्न पे आ जाते हैं। स्कोट्रा, तो आपको पता है कि स्कोट्रा अडन की खाड़ी के पास है, यमन देश का है। स्कोट्रा से ऊपर मालदीव है। तो इस तरीके से उत्तर दक्षिण क्रम में तो स्कोट्रा से ऊपर मालदीव हो गया, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के नीचे स्कोट्रा है, ये तो सही है, लेकिन यहां अंडमान निकोबार आ गया, जबकि अंडमान निकोबार सबसे उत्तर में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 में आता है मालदीव, मालदीव के नीचे सेशेल्स है, ये तो सही है। उसके नीचे मेडागास्कर है, ये भी सही है। मेडागास्कर के नीचे मॉरिशस है, ये भी सही है। अब थोड़ा सा मैं जो कि मैप में मेडागास्कर को बताना भूल गया, ये देख लीजिएगा, मेडागास्कर का यहां से शुरू हो जाता है और मॉरिशस यहां नीचे है, तो मेडागास्कर आइलैंड मॉरिशस से ऊपर हो जाता है। ठीक है, और सेशेल्स इसके भी ऊपर चला गया। तो इस तरीके से मालदीव के बाद सेशेल्स, सेशेल्स के बाद मेडागास्कर, मेडागास्कर के बाद मॉरिशस, ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। चौथा रीयूनियन, रीयूनियन द्वीप हम सभी जानते हैं कि इंडियन ओशन में सबसे नीचे वाले द्वीपों में से एक है रीयूनियन द्वीप। उसके ऊपर है मॉरिशस, उसके ऊपर है सेशेल्स, और उसके ऊपर है चैगोस। अर्थात ये जो चौथा ऑप्शन है वो नीचे से ऊपर की ओर सही है, अर्थात दक्षिण से उत्तर की ओर सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 ये उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम है। तो ये आपको घर पे भी देख लेना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारे यहां ऐसी बहुत सारी एनजीओ है जो कि संविधान या फिर कोई एक्ट में अगर कोई प्रोविजन उन्हें अव्यवहारिक लगता है, या वो लगता है कि देश काल परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है, तो उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करते हैं। उसी में से एक प्रमुख एनजीओ है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नाम की ये एनजीओ है। इसने कानून के कथित दुरुपयोग पर यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, अर्थात क्रिमिनलाइजिंग डिसेंट एंड स्टेट सेंटर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। अर्थात इस एनजीओ ने यूएपीए एक्ट से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट जारी की है, और उस रिपोर्ट में यूएपीए के बारे में, तो अब ये चूंकि चर्चा में आ गया है कि इस एनजीओ ने भारत सरकार का एक कानून है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, उस पर कोई रिपोर्ट जारी की है। और ऐसे भी जो भारत में देशद्रोह से संबंधित मुकदमे होते हैं, उसमें सबसे अधिक मुकदमे इसी एक्ट के आधार पर लिखे जाते हैं, दर्ज किए जाते हैं। तो ये अक्सर चर्चा में रहने वाला एक्ट है। अब आइए इस पर कह रहा है कि इस एक्ट के संबंधित कथनों पर विचार करें। प्रश्न है, अधिनियम, यह अधिनियम यूएपीए अधिनियम केंद्र सरकार को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है, जिसके माध्यम से यदि केंद्र किसी गतिविधि को गैर कानूनी मानता है तो वह एक आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से ऐसा घोषित कर सकता है। अर्थात केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी भी एक्टिविटी को एक घोषणा करके और क्या मान सकता है, देशद्रोह मान सकता है। तो सिर्फ घोषणा करके केंद्र सरकार किसी भी एक्ट को देशद्रोह का एक्ट घोषित कर सकती है। पहला ऑप्शन कहता है यूएपीए के तहत भारतीयों पर आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन विदेशी नागरिकों पर नहीं। अब यहां पर सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि यूएपीए के तहत भारतीयों पर तो दर्ज किया जा सकता है, आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन विदेशियों पर नहीं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है
तो जैसे ही विदेशी नागरिकों पर नहीं आया तो नहीं को घेर दीजिए। ठीक है। तीसरा, अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक को उक्त एजेंसी द्वारा मामले की जांच किए जाने पर संपत्ति की जब्ती या कुर्की के मंजूर देने का अधिकार देता है। अर्थात ये जो यूएपीए एक्ट है, यह एनआईए के जो हेड है उनको यह अधिकार देता है कि अगर किसी व्यक्ति पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज है तो एनआईए का हेड उस व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे सकता है। चौथा है कि अधिनियम के तहत केंद्र सरकार एक संगठन को आतंकवादी के रूप में नामित कर सकती है, लेकिन एक व्यक्ति को नहीं। तो यहां पर देखिए प्रश्न चौथा पॉइंट कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकती है, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को आतंकवादी नहीं घोषित किया जा सकता, ऐसा ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है। अब यहां पर देखिए दो जगह निगेटिव स्टेटमेंट आए हैं कि एक विदेशी नागरिकों पर यह एक्ट लागू नहीं होता है और दूसरा कि किसी एक व्यक्ति को आतंकवादी व्यक्ति घोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो और प्रश्न कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपने दोनों को जब घेर लिया तो अब आते हैं इसको थोड़ा जान लेते हैं क्या है भाई ये गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए 1967 में पारित किया गया था। यूएपीए एक्ट 1967 कानून का उद्देश्य क्या है कि भारत में गैर कानूनी गतिविधियों संघ की प्रभाविता या प्रभावी रोकथाम करना है। भारत में गैर कानूनी गतिविधियों को रोकथाम करना है इस एक्ट के माध्यम से। अधिनियम केंद्र सरकार को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। केंद्र सरकार को यह एक्ट काफी पावर देता है, जिसके माध्यम से यदि केंद्र किसी गतिविधि को गैर कानूनी मानता है तो वह एक आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से इसे घोषित कर सकता है। अर्थात यह एक्ट ये प्रावधान देता है केंद्र को कि अगर केंद्र को यह लगता है कि इस व्यक्ति ने या इस अपराध से यह भारत के लिए बहुत कठिन अपराध है या ऐसा अपराध है जिसको कि राजद्रोह घोषित किया जा सकता है, तो केंद्र सरकार एक प्रस्तावना जारी करके एक सिर्फ आदेश जारी करके उस एक्ट को देशद्रोह या यूएपीए के अंतर्गत अपराध घोषित कर सकता है। तीसरा है इसमें मृत्यु दंड और आजीवन कारावास उच्चतम दंड के रूप में है। अर्थात यूएपीए अर्थात बेसिकली ये जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं बेसिकली उनके लिए ये एक्ट यूज किया जाता है। तो आतंकवादी गतिविधियों में जब एक्ट यूज हो रहा है तो उसमें मृत्युदंड और आजीवन कारावास तो सामान्य सी बात है, होगी ही। तीसरा, यूएपीए के तहत भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर आरोप लगाया जा सकता है। भाई भारत की संप्रभुता को चुनौती तो विदेशी भी दे सकते हैं, तो अगर विदेशी दे सकते हैं तो उन पर भी एक्ट लग सकता है। 2019 में इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। संशोधन क्या किए गए हैं कि यह ध्यान से देखिएगा कि अधिनियम एनआईए के महानिदेशक को संपत्ति की जब्ती या कुर्की को मंजूरी देने का अधिकार देता है जब उक्त एजेंसी द्वारा मामले की जांच की जाती है। इस एक्ट में 2019 में संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया गया कि जब एनआईए बेसिकली आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच करती है, एनआईए के डायरेक्टर को यह लगता है कि किसी भी मामले की छानबीन अगर एनआईए कर रही है, उसे लगता है कि यह व्यक्ति आतंकवादी है, तो उसकी संपत्ति को कुर्क करने उसको जब्त करने का आदेश दिया गया। अधिनियम राज्य में डीएसपी या एसपी या उससे ऊपर रैंक के अधिकारी द्वारा किए गए आतंकवाद के मामलों के अलावा एनआईए के अधिकारों के इंस्पेक्टर या उसके ऊपर रैंक के अधिकारियों को अधिकार देता है। अर्थात यह अधिनियम एक्ट अधिकार किसको देता है? यूएपीए का एक्ट यूज कौन करेगा? तो ध्यान रखना है आपको कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आईपीएस अधिकारी है वही इस एक्ट का यूज कर सकते हैं। आपके थाने के स्तर पर जो दरोगा है वो आप पर कभी भी यूएपीए नहीं लगा सकते। उसके लिए आईपीएस अधिकारी, डीएसपी या एसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जैसे अधिकारी ही आप पर यह एक्ट लागू कर सकते हैं। अब आते हैं कि किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान भी इसी में शामिल किया गया था। अगर आप लोग संसदीय डिबेट देखते होंगे तो ये बहुत ही तीखा मामला हुआ था, बहुत ही डिबेट होती थी कि किसी व्यक्ति को आप आतंकवादी कैसे घोषित कर देंगे। ठीक है, तो आइए अब प्रश्न पे आते हैं। तो हम जान गए कि विदेशी नागरिकों पर भी लग सकता है। जैसे मैंने कहा ना कि नहीं देखे तो उसको घेर दीजिए, तो ये गलत हो गया। और साथ ही एक व्यक्ति को नहीं अगर था
तो यह भी गलत हो गया, क्योंकि 2019 में संशोधन करके व्यक्ति को भी उसके अंदर शामिल कर लिया गया है कि व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है, किसी एक व्यक्ति पर भी ये एक्ट लग सकता है। तो दो ऑप्शन गलत हो गए। तीसरा, पहला कि केंद्र सरकार को पूर्ण शक्ति है, ऐसा सही है, और राज्यपत्र में ऐसा घोषित कर सकती है, तो पहला ऑप्शन सही है। और अधिनियम एनआईए को यह अधिकार देता है कि वो जब्ती और कुर्की कर ले, तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है और दूसरा और चौथा गलत है। तो सही करना है तो पहला और तीसरा, अर्थात बी ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए, ये इंडिया के मैप से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अक्सर यहां से क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं, आप लोगों को भी पता होगा, और क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सिंपल ही बनाने का प्रयास किया है ताकि आप क्वेश्चन का आंसर कर सके। अब प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। तो ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, उनको पश्चिम से पूर्व की ओर एडजस्ट करना है। तो कुछ नदियां हैं, तिस्ता, कामेंग, दिहांग, देवांग, धनसिरी, ठीक है, जलढाका। आइए पहले मैप देख लेते हैं। ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ सहायक नदियों का मैप है, अगर दिख रहा होगा तो। देखिए, सबसे वेस्ट में जब गंगा नदी भारत से बांग्लादेश में एंटर करती है तो वहां पर उसका नाम हो जाता है पद्मा, और पद्मा जब जाकर के बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। तो पद्मा जब जाकर के जमुना से मिलती है तो उसके जस्ट साथ में ही थोड़े से ऊपर तिस्ता नदी आकर के, यहां देखिए तिस्ता नदी है, ये तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र है, ये ब्रह्मपुत्र में मिलती है, ठीक है। तो सबसे पश्चिम में अगर हम गंगा को छोड़ दें तो सबसे पश्चिम में प्रमुख जो नदियां हैं उनमें मिलने वाली कौन नदी है, तिस्ता। तिस्ता के बाद देखिए दूसरी नदी कौन सी है जो कि ब्रह्मपुत्र में मिलती है, जलढाका। फिर तीसरी नदी जो कि ब्रह्मपुत्र में मिलती है वो कौन सी है, रैडक। फिर उसके बाद मानस। ऐसे ही क्रम आपको याद भी करने हैं। मानस के बाद इधर है कामेंग, कामेंग नदी मिलती है। उसके बाद कामेंग के बाद यहां देखिए आपको सुबनसिरी, सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है। और उसके बाद यहां देखिए देवांग, देवांग नदी मिलती है। और सबसे पूर्व में लोहित नदी ब्रह्मपुत्र में आकर के मिलती है। नीचे से भी कुछ नदियां मिलती हैं, तो लोहित नदी ध्यान रखना है कि लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी अर्थात बाएं तरफ से आके मिलती है। ये सभी नदियां ब्रह्मपुत्र में दाएं तरफ से आके मिलती है। तो बाएं तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, तो एक तो लोहित हो गई। यहां पर एक नदी का नाम धनसिरी दिया है, देखिए यहां पर नागालैंड से होकर के बहती है धनसिरी, और ये भी ब्रह्मपुत्र में बाएं साइड से जाकर के मिलती है। सुबनसिरी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है और धनसिरी बाएं साइड से अर्थात लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। तो लोहित और धनसिरी दो हो गई। ये दो प्रमुख नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र की बाएं साइड से मिलती हैं, और ये सभी नदियां तिस्ता, रैडक, मानस, कामेंग, सुबनसिरी और देवांग, ये सभी उसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। तो आपका होमवर्क क्या है कि इन सभी नदियों को घर पे जाकर के बढ़िया से देखना है और एटलस और गूगल मैप जरूर देख लेना है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तिस्ता, तो तिस्ता तो वेस्ट में है ही, ये भी हमने देखा। कामेंग, देहांग, देवांग और धनसिरी, यहां देखिए देहांग और देवांग सबसे लास्ट वाली नदी है, धनसिरी उनके पहले आ जाती है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन गलत हो गया। कामेंग, देहांग, देवांग, तिस्ता, अब यहां पर तिस्ता बीच में आ गया तो अपने आप ही आसानी से गलत हो जाएगा ये। इधर देखिए तिस्ता, तिस्ता के बाद जलढाका, उसके बाद मानस, फिर कामेंग, फिर धनसिरी। सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। ये सीक्वेंस पश्चिम से पूर्व की ओर सही है। तो आपका होमवर्क क्या है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को बढ़िया से देख लेना है, कौन सी उसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, कौन सी उसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, और कौन कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां किन किन राज्यों से होकर के गुजरती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन को किया, उसके साथ साथ वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप भी किया। साथ ही मैंने आपको यह भी बताया कि क्वेश्चन को इलिमिनेट कैसे करना है।
तो इस तरीके से इस सेशन में आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।